मुद्दा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी बंगाल में अपनी सियासी जड़ें मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी कड़ी में आज अमित शाह बंगाल में हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल के दक्षिण 24 परगना में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के 5वें चरण की शुरुआत करेंगे। कल देर शाम कोलकाता पहुंचने पर एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आज अमित शाह कोलकाता से गंगा सागर जाएंगे, जहां उनका कपिल मुनि आश्रम में कार्यक्रम है। इसके बाद वो परिवर्तन यात्रा के अंतिम चरण को हरी झंडी दिखाने के लिए दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप पहुंचेंगे। परिवर्तन यात्रा का हरी झंडी दिखाने के बाद अमित शाह नारायणपुर गांव में शरणार्थी परिवार के साथ खाना खाएंगे, जिसके बाद नामखाना में उनका रोड शो भी होगा। इसके बाद अमित शाह कोलकाता लौटेंगे, जहां अरविंदो भवन में उनका कार्यक्रम है। तो तमाम कार्यक्रम देखिए रखे गए हैं और टारगेट सिर्फ इस वक्त बंगाल है, जहां एक तरफ अमित शाह आज पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पहुंचना है और मिशन बंगाल की तैयारी में अब सब कोई जुटते हुए नजर आ रहे हैं। और खुद कमान देखिए अमित शाह इस वक्त संभालते हुए यहाँ रैली भी करेंगे, लोगों से दो चार भी होंगे। यानी जो स्ट्रैटेजी जो रणनीति बंगाल के लिए बनानी थी वो लगभग तय है। अब उसी के तहत परिवर्तन यात्रा के 5वें चरण की शुरुआत अमित शाह करेंगे आज और वो लोगों को भी संबोधित करेंगे। अमित पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अमित, आज क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं अमित शाह के? देखिए, पिछले 10 दिनों में दूसरा गृह मंत्री का पश्चिम बंगाल का दौरा है और इस बार दक्षिण बंगाल के काकद्वीप इलाके के आसपास यह दौरा केंद्रित होगा। काली मंदिर है यहाँ पर, इस काली मंदिर में गृह मंत्री आएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, यहाँ से रोड शो निकालेंगे। इससे पहले कपिल मुनि आश्रम जाएंगे गंगा सागर में और इसके साथ साथ एक और कार्यक्रम भी है, जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके साथ साथ एक राजवंशी समुदाय के एक शख्स के यहाँ गृह मंत्री भोज भी करेंगे और उसके बाद कोलकाता में भी कार्यक्रम है और बेहद विस्तृत कार्यक्रम है ये। कुल मिलाकर जो धार्मिक आयोजन के स्थल हैं अर्पिता, वहाँ पर इस तरीके के धार्मिक आयोजनों के स्थल को दर्शन करके ये स्ट्रैटेजी रही है। पिछली बार भी हमने देखा था उत्तर बंगाल जब वो आए थे तो मदन मोहन मंदिर गए थे। इस बार इस काली मंदिर के दर्शन करेंगे गृह मंत्री और उसके बाद अलग अलग जगह पे जाएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कुल मिलाकर स्थानीय जगह की जो संस्कृति है, जो लोग हैं, उससे जुड़ने की बीजेपी की रणनीति है और उसी के तहत ये पूरा का पूरा कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है और जनता से इंटरैक्शन इसी बेसिस पर होगा। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से कार्यक्रम आपने बताया वो ये भी दिखा रहा है कि बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। बंगाल में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ हो, लेकिन बीजेपी ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। अमित शाह का 7 दिन के अंदर ये दूसरा बंगाल दौरा है। इसके पहले उन्होंने 11 फरवरी को ठाकुर नगर में एक रैली को संबोधित किया था। बंगाल में जीत हासिल करने के लिए अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे बड़े नेता हर महीने रैली कर रहे हैं। बंगाल के लिए 11 नेताओं की कोर टीम भी बनाई गई है। दरअसल बीजेपी इस बार बंगाल में 200 प्लस सीटें लाने का दावा कर रही है और इसके लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। अमित शाह के आज के दौरे के बाद 22 फरवरी को पीएम मोदी हुगली के डनलप मैदान में एक जनसभा करेंगे। इसके अलावा वो दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन के उद्घाटन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो कार्यक्रम उनका तय है और इसी के साथ साथ ये भी तय है जो 2 तस्वीरों में दिख रहा है। दरअसल देखिए 18 फरवरी और ये 22 फरवरी, जहां एक तरफ आज अमित शाह पहुंचे हैं, कल पहुंच गए थे और आज उनका देखिए कार्यक्रम है तमाम। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 22 फरवरी को बंगाल में ही होंगे और एक तरीके से बंगाल मिशन में दोनों ही दिग्गज बीजेपी के बड़े पार्टी के नेता, प्रधानमंत्री खुद इसमें जुटेंगे। आशिका हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशिका, तो यानी देखिए पूरा प्लान बीजेपी की तरफ से, पूरी स्ट्रैटेजी बीजेपी की तरफ से तय है और इसी का नतीजा है कि अमित शाह देखिए दोबारा पहुंचे हैं और आज वो जनसभा भी करेंगे। बिल्कुल, जैसा कि कहते हैं सारे तीरथ बार बार गंगा सागर एक बार, तो गंगा सागर पहुंच रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। क्या ये गंगा सागर जो वो फल चाहते हैं जीत का, वो उनको दिलाएगा या नहीं, देखने की बात होगी। लेकिन कार्यक्रम की बात करें,
कोलकाता से शुरुआत करेंगे। भारत सेवाश्रम संघ स्वामी प्रणवानंद का बनाया हुआ संगठन है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री कई बार वो भी ये जो संगठन है इसके जो वहाँ पर मठाधीश हैं उनसे मिलती रही हैं, उनको अपने मंच पर भी बुलाती रही हैं। तो ऐसे में गृह मंत्री का वहाँ पहुँचना ये अपने आप में बड़ी बात है। तो आध्यात्मिक टच भी है, धार्मिक टच भी है, सांस्कृतिक टच भी है। गृह मंत्री अमित शाह जब भी बंगाल आते हैं तो कोई भी पक्ष छूटता नहीं है और इस बार भी ऐसा ही है। और यहाँ पर गंगा सागर जो द्वीप है, सागर द्वीप जो बहुत ही दूर दुष्कर माना जाता है, वहाँ भी जाएंगे। कपिल मुनि का आश्रम है, वहाँ दर्शन करने के बाद काकद्वीप आएंगे जहाँ पर एक जनसभा होगी, रोड शो होगा। जैसा कि अमित ने भी बताया, वहाँ पर एक जो मत्स्यजीवी है, रेफ्यूजी है, उसके घर पर भी, राजवंशी समुदाय का, उसके घर पर भी जाकर के वो खाना खाएंगे। तो कार्यक्रम पूरी तरह से जो है ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक तरीके से बिल्कुल आशिका। और देखिए, पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए चुनावी रण का ऐलान तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने ममता बनर्जी की सरकार को घेरने के लिए विकास का मुद्दा जरूर छेड़ दिया। तुष्टीकरण, घुसपैठ और भ्रष्टाचार के बाद बीजेपी ने विकास को नया हथियार बनाया है। बंद पड़े कल कारखानों और बेरोजगारी को चुनावी मुद्दा बनाया गया। आज 18 फरवरी को अमित शाह, देखिए उनका दौरा थोड़ी देर में, तमाम कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। 22 फरवरी को पीएम मोदी हुगली के डनलप मैदान में एक जनसभा करेंगे, लेकिन पीएम मोदी की जनसभा के कुछ घंटों बाद ही ममता बनर्जी भी हुगली में रैली करेंगी। और शायद इसीलिए, क्योंकि हुगली के डनलप मैदान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल की जनता को विकास से वोट का मंत्र देने वाले हैं। किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। पश्चिम बंगाल का विकास और यहाँ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण केंद्र सरकार की निरंतर प्राथमिकता रही है। अब की बार बंगाल में विकास बरार पार। लोग यहाँ पे भूखों मरने लगे, बेरोजगारी बहुत ज्यादा छा गई। यहाँ के जितने तमाम लोग जिसके पास में मतलब खाने का दाना तक नहीं है, अभी बेरोजगार हो गए हैं। कितने लोग मैंने खाए बिना भूखे मर रहे हैं। बीजेपी का वादा, मिलेगा बंगाल के लोगों को रोजगार। তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারই থাকবে, আগামী দিনও আমরা বিনা পয়সায় খাদ্য আপনাদের দেব, এটা আপনাদের কাছে আমাদের প্রতিশ্রুতি। भाजपा की केंद्र सरकार ने पूर्वोदय का मंत्र अपनाया है। जहां सूर्योदय हम देखते हैं पहला, उसी दिशा का पूर्वोदय। पूर्वी भारत के विकास के लिए निरंतर फैसले लिए। क्या है बंगाल में वोट का विकास कनेक्शन? पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के ऐलान से पहले ही बीजेपी ने दीदी के दुर्ग में सेंध लगाने की शुरुआत कर दी। बीजेपी ने सबसे पहले ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए जय श्री राम का नारा बुलंद किया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। फिर दीदी के सिपह सालारों को अपने खेमे में शामिल कर उन्हें चोट पहुंचाई। तो अब पश्चिम बंगाल में बंद पड़े कारखानों, बेरोजगारी और विकास को मुद्दा बनाकर बीजेपी ममता बनर्जी को घेरने की रणनीति को अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी की सरकार में किस तरह उद्योग धंधे चौपट हुए और बंगाल में विकास का पहिया थम गया,
इस मुद्दे को आम जनता के बीच ले जाकर बीजेपी बंगाल में परिवर्तन लाना चाहती है। यही वजह है कि एक के बाद एक बीजेपी के दिग्गज नेता अगले एक हफ्ते में बंगाल का दौरा करेंगे। 18 से 19 फरवरी को बीजेपी के चाणक्य अमित शाह बंगाल दौरे पर रहेंगे, जबकि 22 फरवरी को पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जाएंगे। पीएम मोदी हुगली के इसी डनलप मैदान में 22 फरवरी को जनसभा करेंगे। लगभग 50,000 लोगों के बीच नरेंद्र मोदी इसी मैदान से एक बार फिर बंगाल में परिवर्तन का शंखनाद करेंगे। हालांकि टीएमसी ने ऐलान किया है कि 24 फरवरी को हुगली के इसी डनलप मैदान में ममता बनर्जी की भी रैली होगी। मतलब ये कि हुगली के डनलप मैदान में हल्ला बोल होगा। इसी मैदान में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा और उसके बाद करीब 48 घंटे के भीतर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रैली होगी। अभी बंगाल का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को फॉलो कर रहा है, तो भविष्य में क्या होगा? तृणमूल स्तर का जो नेता लोग हैं, जो कर्मी लोग हैं तृणमूल स्तर, अब सब लोग मोदी जी को फॉलो करेंगे। मोदी सभा का बाद में क्यों हो रहा है? पहले तो होना चाहिए था। नहीं, ये तो देखिए, ये तो आप लोगों का प्रश्न हो सकता है संवाद माध्यम का। हम लोग कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री जब समय देंगे, जब फिक्स करेंगे जिस जिले के लिए जो डेट, उसी डेट में होगा। हुगली के इस डनलप मैदान में पीएम मोदी की जनसभा के ठीक बाद ममता बनर्जी की रैली के राजनीतिक मायने हैं। भले ही बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर तंज कस रही हो, लेकिन हकीकत तो यह है कि यह सिर्फ एक मैदान नहीं, बल्कि बंगाल चुनाव में बीजेपी की विकास वाली रणनीति का केंद्र है। हुगली के इस डनलप ग्राउंड की क्या अहमियत है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यहां आसपास रह रहे करीब 60,000 लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से वो उत्साहित है, क्योंकि 23 साल से यहां की डनलप फैक्ट्री बंद है, जिसकी वजह से लोगों की रोजी रोटी का जरिया छिन गया है। 1998 में यह फैक्ट्री बंद हुई थी। हालांकि तृणमूल सरकार ने इस फैक्ट्री को खोलने का वादा किया था, लेकिन अब तक यह फैक्ट्री नहीं खुल सकी है। सरकारों ने आज तक तो हम लोगों ने सिर्फ सरकार से वादा ही सुना है कि हम ये कर देंगे, हम अगर सत्ता में आ गए तो हम डनलप खुलवा देंगे, यहाँ की बदहाली को समाप्त कर देंगे, यहाँ के लोग खुशहाल हो जाएंगे। मगर जब से फैक्ट्री बंद है, हमने सिर्फ वादा ही सुना है, कोई यहाँ पे फिर मुड़ के नहीं आया। बेरोजगार हो गए हैं, कितने लोग मैंने खाए बिना भूखे मर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा कंडीशन राजनीति की वजह से। तो वो लोग बेरोजगार से रोजगार कुछ पाएं। हुगली की ये फैक्ट्री जब चलती थी तो ये इलाका यहाँ का पेरिस कहा जाता था। यहाँ इस फैक्ट्री की वजह से अलग ही रौनक थी। दूर दूर से पर्यटक भी यहाँ घूमने आया करते थे। लेकिन पिछले 23 साल से इस फैक्ट्री में ताला लटका है। बीतते वक्त ने इस कारखाने को खंडहर में तब्दील कर दिया है। बंद पड़ी ये फैक्ट्री पश्चिम बंगाल में जर्जर पड़े उद्योगों का एक और उदाहरण है। पीएम मोदी के दौरे से यहाँ के लोगों को उम्मीद है कि रोजगार का पहिया यहाँ पर एक बार फिर तेजी से घूमेगा घोषणाओं के साथ, और बदलेगी इनके जिंदगी की सूरत। हुगली के लोगों को ममता बनर्जी से कम और पीएम मोदी की रैली से ज्यादा उम्मीदें इसलिए हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी बंगाल में बंद पड़े उद्योग धंधों में नई जान फूंकने का वादा कर चुके हैं। बीजेपी ने बंगाल में विकास को नई रफ्तार देने का दृढ़ संकल्प लिया है। यही नहीं, केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में रोजगार बढ़ाने और बंद पड़े कारखाने दोबारा शुरू करने की नींव भी रख दी है। कुछ दिनों पहले ही हल्दिया में प्रधानमंत्री ने करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाली परियोजनाओं का शिलान्यास किया। तो 22 फरवरी को पीएम मोदी जल शक्ति मंत्रालय के कार्यक्रम में शामिल होने के साथ दक्षिणेश्वर नोआपाड़ा मेट्रो सेवा का उद्घाटन करेंगे। यही नहीं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग यानी PHE इंस्टीट्यूट का भी शिलान्यास करेंगे। राज्य सरकार द्वारा खड़ी की गई तमाम अड़चनों के बावजूद केंद्र सरकार
बंगाल के लोगों के विकास के लिए पूरा प्रयास कर रही है। हाईवे हो, फ्लाईओवर हो, रेल नेटवर्क हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, जलमार्ग हो, इंटरनेट की सुविधा हो, इन सभी पर केंद्र सरकार एक बड़ी राशि खर्च कर रही है। बीजेपी के मुताबिक ममता बनर्जी के शासनकाल में छोटे बड़े 1000 से अधिक कल कारखाने बंद हो गए। लाखों की संख्या में लोग बंगाल में बेरोजगार हो गए। यही वजह है कि रोजगार की तलाश में बंगाल के लोग दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। ममता सरकार की गलत नीतियों के कारण उल्टी गंगा बह रही है। तो ममता बनर्जी के लिए परेशानी का सबब यह है कि बीजेपी सिर्फ बंद हुए कल कारखानों का मुद्दा ही नहीं उठा रही, बल्कि एक साथ कई मोर्चों पर उन्हें घेरने की कोशिश कर रही है, जैसे भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, राष्ट्रवाद, परिवारवाद, बेरोजगारी, विकास और घुसपैठ। मोदी जी कितनी भी सहायता भेजे, यहां पर मोदी जी को साथ न देने वाली सरकार हो तो सहायता आप तक पहुंच सकती है क्या? जरा जोर से बोलो, पहुंच सकती है क्या? नहीं पहुंच सकती, क्योंकि ममता दीदी बीच में सारी सहायता को बंगाल की खाड़ी में डाल देती। यहां पर एक ऐसी सरकार चाहिए जो मोदी जी के कंधे से कंधा मिलाकर बंगाल के गरीब लोगों के कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़े। बंगाल में परिवर्तन का शंखनाद करने के बाद फिलहाल बीजेपी बेरोजगारी और विकास को मुद्दा बनाकर ममता सरकार पर हमलावर है। तो ममता बनर्जी की मुश्किल वो आंकड़े हैं जो बीजेपी अपने आरोपों के समर्थन में रखती है। ऐसे में सवाल ये कि क्या ममता बनर्जी बीजेपी के नए मंत्र विकास से वोट का काट ढूंढ पाएंगी या फिर पार्टी में चल रहे अंतर कलह से ही जूझती रह जाएंगी। हमारे साथ तमाम सहयोगी इस वक्त देखिए मौजूद हैं और अमित शाह का ये दौरा कई लिहाज में बहुत खास है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि बंगाल का चुनाव बीजेपी के लिए कितना अहम है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता एक एक कार बंगाल पहुंच रहे हैं और लगातार बीजेपी पश्चिम बंगाल में पिछले 10 सालों से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को घेर रही है। सिर्फ फरवरी की ही बात करें तो 7 फरवरी को पीएम मोदी बंगाल गए थे, 9 फरवरी को जेपी नड्डा का बंगाल दौरा था, 10 फरवरी राजनाथ सिंह वहां पर थे, 11 फरवरी को अमित शाह बंगाल गए थे, 12 फरवरी को स्मृति ईरानी बंगाल में थी, 13 फरवरी को योगी आदित्यनाथ बंगाल में थे। अमित शाह की कोलकाता पहुंचने से ठीक पहले फूलन बागान इलाके में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प की खबर सामने आई। हाल ही में टीएमसी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के लोगों ने उन पर भी पत्थर फेंका। इस झड़प में बीजेपी के एक नेता शिवाजी सिंह रॉय घायल हुए, जिनका हाल जानने बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय अस्पताल पहुंचे। आशिका हमारे साथ मौजूद हैं। आशिका, एक तरफ तो चुनाव प्रचार जिसको लेकर दोनों ही पार्टियां जुटी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके की तस्वीरें भी बंगाल से आनी थम नहीं रही हैं, जहां पर बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं हिंसा को लेकर। हिंसा का पुराना इतिहास है पश्चिम बंगाल का, चाहे लेफ्ट से तृणमूल हुआ हो या कांग्रेस से लेफ्ट, हर बार हिंसा देखने को मिली है। इस बार भी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं अर्पिता, हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कल की बात करें, एक तरफ शुवेंदु अधिकारी कोलकाता में उनके ऊपर हमला हुआ, दूसरी तरफ एक मंत्री के ऊपर बम से हमला हुआ है। सीधी तस्वीरें देखा जा सकता है। सिर्फ मंत्री ही नहीं, 14 और लोग घायल हुए हैं। मंत्री की हालत गंभीर थी, उनको कोलकाता रेफर किया गया है। हालांकि फिलहाल उनकी हालत स्टेबल है, लेकिन जो मामला है गंभीर है और इसी कारण सीआईडी ने पूरे मामले की जांच को अब अपने हाथ में लिया है। सीआईडी इस मामले की जांच में उतर रही है अर्पिता।
बिल्कुल रही जरा आशिका। देखिए, बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया। उन्होंने बकायदा इसको लेकर एक ट्वीट किया और लिखा कि दक्षिण कोलकाता के बीजेपी जिला अध्यक्ष शिवाजी सिंह रॉय पर हमले के बारे में जानकर दुखी हूं। उन पर रैली के ठीक बाद टीएमसी के गुंडों ने हमला किया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराए जाने की तस्वीरें देखकर दुख हुआ और उनके जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने बीजेपी नेताओं पर हुए हमले के लिए टीएमसी को निशाने पर लिया। उन्होंने भी एक ट्वीट किया और लिखा कि फूल बागान के पास टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी नेताओं पर एक और जानलेवा हमला किया। इस बार यह हमला शुवेंदु अधिकारी, शांकुदेव और शिवाजी सिंह रॉय पर किया गया, जो हमले में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लिए एक आपदा है। वहां कानून व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। वहीं पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता अर्जुन सिंह ने शुवेंदु अधिकारी और दूसरे नेताओं पर हमले के लिए टीएमसी को निशाने पर लिया। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि तृणमूल कांग्रेस अपनी आसन हार के डर इतनी विचलित हो गई है कि उसके गुंडे बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी के जुलूस पर पत्थर जैसी घृणित घटना को अंजाम दे रहे हैं। यही है ममता सरकार का लोकतंत्र। बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे हमलों से डरेंगे नहीं और मजबूती से लड़ेंगे। वहीं टीएमसी नेता फरहाद हकीम ने जाकिर हुसैन पर हमले की निंदा की। उन्होंने ट्वीट किया कि मेरी पार्टी के सहयोगी जाकिर हुसैन पर बम हमले में कई लोग घायल हुए। मुर्शिदाबाद की घटना बंगाल की राजनीति में एक काला दिन है। उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना। हमारी राजनीति में हिंसा को जगह नहीं दी जानी चाहिए। हिंसा की कोई जगह नहीं है। वहीं बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक हिंसा के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं और इस हिंसा की आज अब ममता सरकार तक पहुंच चुकी है, जिसकी एक तस्वीर मुर्शिदाबाद से सामने आई, जहां कुछ लोगों ने ममता सरकार में मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हमला कर दिया। इस हमले में मंत्री जाकिर हुसैन गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए कोलकाता भेज दिया गया। बताया गया कि मंत्री जाकिर हुसैन के काफिले पर उस वक्त बम से यह हमला हुआ जब वो रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे थे। राज्यपाल जगदीप धनखड़, रेल मंत्री पीयूष गोयल और बीजेपी नेताओं ने इस हमले की निंदा की। बता दें कि जाकिर हुसैन ने गो तस्करी के खिलाफ मुहिम चलाई थी। हमले में गो तस्करों के हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। अमित पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं और आशिका लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। और अमित, जरा ये तस्वीरें देखिए, किस तरीके की तस्वीरें पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आ रही है। और ऐसे में तो डर सताने लग जाता है कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख, देखिए अभी ऐलान नहीं हुआ, ऐलान हो जाता है और चुनाव नजदीक आते रहेंगे, हो सकता है ये घटनाएं और बढ़े। कौन कंट्रोल करेगा इसे? देखिए, राजनीति में हिंसा की जगह नहीं है। ये बयान सभी नेताओं की ओर से आया है मंत्री पर हुए हमले के बाद, चाहे टीएमसी के नेता हों या फिर बीजेपी के नेता हों, और तमाम जो बड़े नेता हैं वो हिंसा का जिक्र अपनी चुनावी रैलियों में करते रहते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि आखिरकार कब यह हिंसा का दौर पश्चिम बंगाल की राजनीति में रुकेगा। और इसी को लेकर तमाम जो पार्टियां हैं वो चुनावी सभा में इसका ऐलान करती है। और हम हर सभा में देखें, हर राजनीतिक पार्टियों की सभा में देखें तो इस तरीके की हिंसा का दौर यहाँ पर सामने आता है। तो ज़रूर आने वाले दिनों में जब ये चुनाव होगा, राजनीतिक दलों के सामने और एक चुनौती होगी अपने घोषणा पत्र में चुनावी हिंसा को एक अहम स्थान दे। और दूसरी चीज़, जब भी जो नई सरकार बनती है वो एक पुख्ता नीति या कोई कार्रवाई हिंसा करने वालों के खिलाफ करे। और मौजूदा समय में भी जो हिंसा की घटनाएं हुई हैं, पुलिस इस मामले में जो तफ्तीश कर रही है उसके ऊपर भी बड़ी चुनौती है कि वो कड़ी कार्रवाई करे इन हिंसा की घटनाओं पर। ठीक है, जरा रहिए आप साथ। देखिए, इस बीच बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने मंत्री जाकिर हुसैन पर हुए हमले की निंदा करते हुए एक ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा कि मैं टीएमसी के मंत्री जाकिर हुसैन पर मुर्शिदाबाद में रेलवे स्टेशन पर बम से हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं।
वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने भी मंत्री पर हुए हमले पर चिंता जताई। उन्होंने भी एक ट्वीट किया और लिखा कि पश्चिम बंगाल के मंत्री जाकिर हुसैन पर मुर्शिदाबाद के निमतिता रेलवे स्टेशन पर हुआ हमला निंदनीय है। बढ़ती हिंसा पर चिंतित हूं, जिसकी लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। पश्चिम बंगाल पुलिस, गृह विभाग और मुख्यमंत्री दफ्तर कानून के मुताबिक इस पर जल्द कार्रवाई करे। वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी रेलवे स्टेशन पर हुए बम हमले की निंदा की और ट्वीट किया, मैं पश्चिम बंगाल के निमित्ता रेलवे स्टेशन पर हुए निशंस बम हमले की निंदा करता हूं। मैं घायलों के जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना करता हूं। आशिका हमारे साथ मौजूद है और आशिका, जैसा अमित भी हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि हर राजनीतिक पार्टी देखिए ये कह रही है कि इसकी निंदा हो रही है, लेकिन ये आरोप तो दोनों ही पार्टियों पर लग रहे हैं, चाहे वो टीएमसी हो चाहे वो बीजेपी हो। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें, एक के बाद एक चुनाव के दिन उसके पहले हिंसा हुई है। हमने खुद हिंसा का सामना किया है। न्यूज़ 18 इंडिया की गाड़ी को भी तोड़ा गया था। उसके पहले की बात करें, पंचायत चुनाव, लगातार कई दिनों तक हिंसा होती रही पश्चिम बंगाल में, और अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अपने आप में ये संकेत है कि चुनाव जैसे नज़दीक आएगा हिंसा अपने चरम पर होगी। बीजेपी, टीएमसी दोनों ही दल एक तरफ चुनाव प्रचार में भी उतर चुके हैं, दूसरी तरफ अपने अपने इलाके को मजबूत करने और दूसरे इलाके में को कब्जा करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जगह जगह से भिड़ंत की तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन मुर्शिदाबाद से जो कल तस्वीर सामने आई है, मंत्री के ऊपर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर बम फेंका जाता है। मंत्री के सहित करीब 14 लोग घायल हुए हैं, कई लोग गंभीर हैं जिन्हें कोलकाता रेफर किया गया है। मामला इतना गंभीर है कि खुद अपने आप सीआईडी आज सुबह नीमतिता पहुंच जाती है और जो जांच है उसको अपने हाथ में लेती है। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में है। उनके दौरे के पहले हिंसा की ये तस्वीर पश्चिम बंगाल की चुनाव की आने वाले दिनों में कैसा रहेगा ये कहानी बताती है अर्पिता। बिल्कुल, और आशिका जरा ये तस्वीरें भी एक बार फिर से दिखा दें, जहां देखिए ये रेलवे स्टेशन, यहाँ पर अचानक बम फटता है, 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं, गंभीर है, कुछ लोगों की हालत अस्पताल में भर्ती है। हालांकि सारी पार्टियां इस वक्त इस हमले की निंदा कर रहे हैं। गो तस्करी को लेकर भी ये सवाल उठाते रहे हैं और बहुत सारी शंकाएं इस बम विस्फोट को लेकर हो रही है। अचानक ये बम फटा और ये बम किसने रखा, फिलहाल सीआईडी की टीम देखिए पहुंच चुकी है और जांच भी इस दिशा में चल रही है। वहीं बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने मंत्री जाकिर हुसैन पर हुए हमले को टीएमसी की आपसी कलह बताने में देर नहीं लगाई। तृणमूल कांग्रेस का ये आंदोलनी मामला है और समय जब उनका खत्म हो रहा है, पैसा का भाग बंटवारा लेके ये सारे लड़ाई है, इसीलिए इसका जड़ कहा है वो ढूंढना चाहिए और जो लोग दोषी है उनको दंडित किया जाए। अमित शाह का बंगाल दौरा शुरू होने से पहले बांग्ला सिनेमा के कई एक्टर बीजेपी में शामिल हो गए, जिनमें एक्टर यशदास गुप्ता भी शामिल रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने यशदास गुप्ता का पार्टी में स्वागत किया। यशदास गुप्ता को टीएमसी सांसद नुसरत जहां का करीबी माना जाता है। आशिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। आशिका, अमित शाह इससे पहले जब दौरे पे थे तो कई नेता टीएमसी के देखिए पार्टी में आए और ऐसे कई ऐलान अमित शाह करते रहे हैं। क्या आज भी कुछ वैसी उम्मीद लगा के रखी जाए कि मंच में भी किसी का हाथ थामकर वो बीजेपी में शामिल कराएंगे? गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में हो तो कुछ भी ऐसा असंभव नहीं है, ये साफ है। इसके पहले जब भी गृह मंत्री अमित शाह आए हैं, बड़ी बड़ी जॉइनिंग्स हुई हैं, मंत्री जो है वो शामिल हुए हैं तृणमूल को छोड़ करके बीजेपी में, तो ऐसा कयास लगाना गलत नहीं होगा। हालांकि टॉलीवुड की बात करें, जो बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री है, कई नामी चेहरे कल बीजेपी में शामिल हुए हैं। सबसे बड़ा नाम यशदास गुप्ता, जो कि नुसरत जहां अभिनेत्री ही नहीं तृणमूल की सांसद हैं, उनके मित्र बताए जाते हैं। ऐसे में उनका शामिल होना बीजेपी में ये बड़ी बात मानी जा रही है अर्पिता। बिल्कुल आशिका, आप रहिए और नजर बनाए रखिए। देखिए अब से थोड़ी देर में अमित शाह का कार्यक्रम शुरू होगा, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। बढ़ रहे आगे, भारतीय सेना ने लद्दाख में एलएसी पर चीन को ऐसे घेरा कि उसे अब अपने तंबू उखाड़कर उल्टे पांव
वापस जाने पर मजबूर होना पड़ा है। लेकिन चीन को घमंड भारतीय जाबाजों ने कैसे चकनाचूर किया, इस बारे में न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की नॉर्दर्न कमांड के आर्मी कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी ने। लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी ने न्यूज 18 को बताया कि कैसे चीन भारत की सभी शर्तें मानने को मजबूर हो गया और कैसे भारत ने चीन को फिंगर 8 के पीछे तक ढकेल दिया। हम आपके साथ लद्दाख से जुड़ रहे हैं और हमारे साथ हैं नॉर्दर्न आर्मी कमांडर देश के जनरल वाई.के. जोशी। जनरल जोशी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो आप हमको समझाइए कि पैंगोंग त्सो में जो ये पूरा डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस चल रहा है, ये कैसा चल रहा है, कहाँ तक पहुँचा है? ओके श्रेया, ये जो पैंगोंग त्सो इलाके में डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस चल रहा है, ये 10 फरवरी को शुरू हुआ है और आज तक मतलब एज ऑन टुडे बिल्कुल स्मूथली कंडक्ट किया जा रहा है। दोनों आर्मीज़ अपना अपना काम कर रही हैं और निभा रही हैं। हमने ये डिसाइड किया था कि ये जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस है ये हम 4 स्टेप में करेंगे और स्टेप 1 में जो हमारे बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जो व्हीकल्स हैं, टैंक्स हैं, वो दोनों डिसएंगेज होंगे, जो कि हो चुके हैं और दोनों तरफ ने अपना अपना मतलब हिस्सा किया है और इसको निभाया है। स्टेप 2 और स्टेप 3 में जो हमारी इन्फेंट्री है, जो नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक के ऊपर डिप्लॉयड है, वो डिसएंगेज होनी है। और स्टेप 4 जो आखिरी स्टेप है, उसमें जो हमारी कैलाश रेंज के ऊपर जो हमारे ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं, रजांगला और सिंगला पास के ऊपर, वो डिसएंगेज करेंगे। और ये हर स्टेप के बीच में हम पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर बातचीत कर रहे हैं और शाम के टाइम दोनों को एक दूसरे को यकीन दिलाते हैं कि दोनों ने अपना अपना हिस्सा सही तरीके से कर लिया है। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो वो हम उनको पॉइंट आउट करते हैं और वो अपनी कार्रवाई करते हैं, फिर हम अगले स्टेप के ऊपर या अगले दिन की कार्रवाई शुरू करते हैं। सर, 9 महीने का स्टैंड ऑफ रहा है, आपको उम्मीद थी कि ये सारी कार्रवाई जो है ये इतनी झटपट हो जाएगी? उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन जो भारतीय फौज ने कार्रवाई की 29-30 अगस्त को, जो हमने डोमिनेटिंग हाइट्स ऑक्यूपाई की रजांगला, शिनला, कैलाश रेंज के ऊपर, साउथ बैंक पे, नॉर्थ बैंक के ऊपर, तो उसकी वजह से एक्चुअली ये पूरा एक टर्निंग पॉइंट था, जिसकी वजह से जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, चाइनीज़ आर्मी है, वो वापस टेबल के ऊपर आई और हमारे साथ नेगोशिएट किया और फिर ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस अभी शुरू हो गया है। चलिए, 2 सवाल, थोड़े जो कंसर्न्स हैं और काफ़ी पॉलिटिकली बातें चल रही हैं, तो वो अगर आप उनका जवाब दें अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो कहा जा रहा है कि नॉर्थ बैंक में भारत ने अपनी ज़मीन छोड़ दी। हमारी क्लेम लाइन 8 है, हम 3 पे पहुंच गए हैं। बफर जोन हमने अपनी ही टेरिटरी पे बना दिया है और अपनी ही टेरिटरी पे अब हम पेट्रोलिंग नहीं कर पाएंगे। तो इस बात में सच्चाई कितनी है? ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमने एग्री किया है और जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चाइनीज़ आर्मी ऑलरेडी कर रही है कि चाइनीज़ जो हमारे क्लेम लाइन है वो फिंगर 8 तक है और पीएलए क्लेम लाइन फिंगर 4 तक है। लेकिन हमने उनको ये फोर्स किया है कि जो जितने भी उनकी फोर्सेस डिप्लॉयड हैं फिंगर 8 और फिंगर 4 के बीच में, जो अप्रैल में वो आए थे, मई में, तो वो फिंगर 8 के पीछे चले जाएंगे, यानी कि हमारी क्लेम लाइन से पीछे चले जाएंगे। दूसरा, फिंगर 4 और फिंगर 8 के इलाके में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने बनाया है, उन्होंने जो बंकर बनाए हैं, जो उनके टेंटेज हैं, उनके ट्रेंचेस हैं, उनके हेलीपैड्स हैं और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने पिछले 10 महीनों में वहाँ बनाया है, उसको पूरा वो वापस रिस्टोर कर देंगे। उसमें से काफ़ी कुछ हो गया है, काफ़ी कुछ अभी चल रहा है जो हम मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे यूएवीज एयर में हैं, कंटिन्यूसली हम उनको देख रहे हैं और वो पूरा उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे और फिंगर 8 के पीछे चले जाएंगे। और तीसरा कि फिंगर 8 के इस तरफ, यानी कि जो हमारा क्लेम्ड इलाका है, उसमें वो कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई उनकी पेट्रोल नहीं आएगी, कोई उनकी मिलिट्री या सिविल एक्टिविटी कोई भी नहीं होगी, इंक्लूडिंग जो उनका क्लेम लाइन है फिंगर 4 तक, वहाँ तक भी वो नहीं आएंगे। तो ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी जीत है। चलिए, ये बात तो हुई नॉर्थ बैंक की। अब बात करते हैं साउथ बैंक की। यहाँ पे हमारे पास टैक्टिकल एडवांटेज था। आपने बात की कि 29-30 ऑफ अगस्त को हमने वो टैक्टिकल हाइट्स ले ली और उसकी वजह से चाइनीज़ पे बहुत प्रेशर पड़ा। अब सवाल ये है कि अगर इतना हमारे पास टैक्टिकल एडवांटेज है तो हम इतनी आसानी से उसको क्यों जाने दे रहे हैं? और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम नीचे आए और वो ऊपर चढ़ गए? नहीं, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये एग्रीमेंट हुआ है, जो 9th कोर कमांडर लेवल फ्लैग मीटिंग हुआ है, कि जो इलाके हम दोनों साइड्स अभी खाली कर रहे हैं वो दोबारा रीऑक्यूपाई नहीं किए जाएंगे। दूसरा, ये जो हमने टैक्टिकल एडवांटेज गेन किया था, जो हमने क्विड प्रोको एक्शन हमने लॉन्च किए थे और रजांगला शिनला को ऑक्यूपाई किया था, ये एक पर्पज के साथ था, टू गिव अस अ लिवरेज टू प्रोसीड फर्दर इन द नेगोशिएशन एंड गो अहेड विद अ डिसएंगेजमेंट इन दैट एरिया ऑफ द नॉर्थ बैंक, जहाँ पे हमें थोड़ा डिसएडवांटेज था, और वो पर्पज हमारा अचीव हो गया है। इसी की वजह से ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस अभी शुरू हुआ है।
अब इस लीवरेज को लेकर हम पूरा बाउंड्री इशू तो रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये हमको समझना चाहिए, जिस पर्पज़ के लिए वो किया गया वो हम उसको हमको सक्सेस मिल गया है। अभी हमने माना है कि जैसे ही डिसएंगेजमेंट हो जाता है उसके 48 घंटे के अंदर अंदर हम 10वां को कमांडर लेवल फ्लैग मीटिंग करेंगे। और जो बाकी इश्यूज़ हैं जो कि इतने वॉलेटाइल नहीं है, जहाँ पे सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है, जहाँ पे ट्रुप्स आईबॉल टू आईबॉल नहीं बैठे हैं, उनको बैठ के नेगोशिएट करेंगे और उनको रिजॉल्व करेंगे। तो देप्सांग क्या सुलझ जाएगा? देप्सांग सुलझेगा। हाँ। पर हमको ये समझना चाहिए कि देप्सांग का इस प्रेजेंट सिचुएशन से कोई लिंक नहीं है। नंबर एक, ये एक लेगेसी इशू है, ये इट इज़ प्रीडेटेड। जब मैं 2020 में यहाँ पे था तब से देप्सांग इशू एक फ्लैश पॉइंट था। दूसरा, ये जो इलाका है यहाँ पर जो डिफरिंग परसेप्शंस है LAC का वो सबसे ज़्यादा है। तीसरा, यहाँ पर इतनी ज़्यादा फोर्सेस इतनी डिप्लॉयड नहीं है आमने सामने, और सिचुएशन वॉलेटाइल नहीं है। ये बहुत ही डायनेमिक सिचुएशन है। जब हमारी पेट्रोल जाती हैं वो हमको हमारे क्लेम लाइन तक नहीं जाने देता है, जब उनकी पेट्रोल आती है हम उनको उनकी क्लेम लाइन तक जाने देते हैं। तो ये सिचुएशन इज़ वेरी वेरी डायनेमिक। तो हमने ये एग्री किया है कि हम इस को कमांडर लेवल फ्लैग मीटिंग के बाद जो भी नेक्स्ट हमारी 10वीं होगी उसमें हम इस इशू को भी बातचीत करेंगे और डिसाइड करेंगे कैसे इसको रिजॉल्व करना है। सर, आपने तो एक बड़ी जंग देख रखी है, कारगिल हीरो हैं आप, आपकी कहानियां हम सब ने सुनी है। आपको किसी समय पे लगा था कि पिछले ये जो 9 महीने गए हैं इसमें जंग छिड़ सकती है चीन के साथ? कुछ ऐसा समय आया था क्या? हाँ, कई ऐसी सिचुएशंस आई थी जो कि बहुत ही चैलेंजिंग थी, बहुत ही टेंस मोमेंट्स थे। 29-30 को जब हमने रजांगला शिमला की हाइट्स ऑक्यूपाई की तो न केवल हमारी इन्फेंट्री बल्कि हमारी आर्मर्ड दैट टैंक्स, हमारे BMP जो मैक फोर्सेस हैं, उन्होंने भी इस इलाके को पूरा ऑक्यूपाई कर लिया था। और ये इलाके में हमने टोटल सरप्राइज अचीव किया था। मतलब उनको जो चाइनीज़ आर्मी थे उनको बिल्कुल पता ही लगने दिया और हम उनके ऊपर आकर बैठ गए। अब वो चाहते थे कि वो वापस आकर इस इलाके के ऊपर खुद हमारे सामने आकर बैठ सके, पर हमारे लिए उस वक्त गलवान हो चुका था। हमारी रेड लाइंस जो थी वो ड्रॉ हो चुकी थी, हमको बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया गया था। तो हमको ये मंजूर नहीं था कि उनके टैंक आकर हमारे सामने आए। तो इस सिचुएशन में 31 की रात को जब हमारे ऊपर, हम टैंक के ऊपर बैठे थे, हम टोटली डिप्लॉयड थे और वो अपने टैंक्स लेकर ऊपर आ रहा था, तो जो हमारा टैंक का गनर था या जो हमारा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वाला अपने टेलीस्कोप से PLA के टैंक को आता हुआ देख रहा था, उसके लिए तो बहुत आसान था कि वो ट्रिगर दबा देता, जो उसको उसके लिए ट्रेन किया गया है। लेकिन वो ट्रिगर को ना दबाना, उसके लिए बहुत ही आपको बहादुरी, बहुत ही करेज, बहुत ही डिटर्मिनेशन चाहिए, जो कि हमारे सोल्जर्स ने ग्राउंड पे दिखाई और हम इस सिचुएशन को, इस वॉर को एक्चुअली उस दिन अवॉइड कर सके। आपने गलवान की बात की, अभी तक भारतीय सेना ने हमें ये नहीं बताया, एस्टिमेशन आपके पास है कि गलवान में चीन के कितने सैनिक मारे गए? कुछ बता सकते हैं आप उसके बारे में हमें? हाँ, तो मैं इसको गेस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ कि जब ये सिचुएशन हुई तो हमारे जो OPs थे ऊपर बैठे हुए ऑब्जर्व कर रहे थे सिचुएशन को, उन्होंने देखा कि कई एक जो चाइनीज़ आर्मी की कैजुअल्टीज़ को उठा के ले जाया जा रहा था, 50 से ऊपर थी, पर वो फेटल थी कि इंजर्ड थे, ये मैं नहीं कह सकता। तो मैं कोई फिगर पे उंगली नहीं रखूँगा, लेकिन काफ़ी उनकी कैजुअल्टीज़ हुई हैं। और हाल ही में आपको पता है कि द रशियन एजेंसी है तास, उन्होंने एक फिगर 45 चाइनीज़ आर्मी की कैजुअल्टीज़ बताई है। तो आई थिंक दैट कुड बी अ गुड फिगर टू गो बाय। उससे ज्यादा भी हो सकता है? ज्यादा भी हो सकती है, एब्सोल्युटली। मेरा आखिरी सवाल, इस समय आपको सैनिक देश के सेना के सैनिक तो देख ही रहे होंगे, उनके परिवार भी देख रहे होंगे, आप उनसे कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, जो लोग इन पहाड़ों में डटे रहे? एक अग्रेसिव बुली था हमारे सामने, फिर माशाल्लाह माहौल, वेदर जो था वो भी बहुत खास नहीं था, -45 -50 डिग्रीज में रहे हैं, उनसे और उनके परिवारों से आप कुछ कहना चाहेंगे? तो मेरे लिए ये बहुत ही फख्र की बात है, बहुत ही गर्व की बात है कि हमें ये जो सक्सेस मिला है, ये जो जीत मिली है, जिससे कि हमने स्टेटस को एंटे को रिस्टोर कर रहे हैं और चाइनीज़ आर्मी वापस बिना कुछ हासिल किए डिसएंगेज करके वापस जा रही है। ये मुमकिन हो पाया है केवल जो हमारा सोल्जर है, जो हमारे जूनियर लीडर्स हैं, हमारे JCOs हैं, कंपनी कमांडर्स हैं, यंग COs हैं, उनकी बहादुरी, उनकी ग्रिट, उनकी डिटर्मिनेशन की वजह से एक तो चाइनीज़ आर्मी, दूसरा जो हाई एल्टीट्यूड एरिया इलाका है, टेम्परेचर -40 डिग्री टेम्परेचर, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं। तो ये सक्सेस हमको केवल उनकी बहादुरी के कारण हम अचीव कर पाए हैं, और जो उनकी फैमिलीज अपने जवानों को सपोर्ट किया इस सिचुएशन में, तो ऑल द क्रेडिट गोज टू देम।
जिन जोशी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्योर। बच्चे चाहें तो देश बदल दें, बच्चे चाहें तो नदी की धारा मोड़ दें। ऐसे ही कुछ अद्भुत यंग जीनियस के साथ नेटवर्क 18 दिखा रहा है एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। 20 फरवरी को शाम 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर देखिए एक बालक जो कि दिमागी तौर पर धनी जिसे कह सकते हैं 6 साल का चाचा चौधरी। बेंगलुरु में रहने वाला ऋषि शिव प्रसन्ना 180 IQ के साथ मेंसा इंटरनेशनल क्लब में शामिल होने वाला सबसे छोटा हिंदुस्तानी है और उसे ये सर्टिफिकेट उस वक्त मिला जब वो सिर्फ 4 साल 11 महीने का था। इस बच्चे का दिमाग कितना तेज है ये इसी बात से समझा जा सकता है कि सिर्फ 2 साल की उम्र में उसने पढ़ना शुरू किया और 5 साल का होते होते उसे हैरी पॉटर की पूरी सीरीज पढ़ डाली। इतना ही नहीं, लर्न विटामिन्स विद हैरी पॉटर नाम की किताब भी उसने लिख डाली। ऋषि सबसे छोटी उम्र का सर्टिफाइड एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपर है, 2 ऐप बना चुका है। ये बच्चा सबसे कम उम्र का यूट्यूबर भी है जिसका यूट्यूब पर अपना चैनल है। 20 फरवरी शाम 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर मिलिए इस विलक्षण बच्चे से। जरूर देखिए बायजूस यंग जीनियस।